वेलकम टू बी ए क्रैकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रैकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आज गृह विज्ञान। और गृह विज्ञान के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि केवल खाना बनाने के बारे में बताया जाता है या फिर बहुत सी ऐसी अवधारणाएं बन चुकी हैं कि गृह विज्ञान मीन्स केवल उसको लेडीज़ वगैरह फिर जो औरतें हैं या फिर जो स्त्रियां हैं या फिर जो लड़कियां हैं गर्ल्स वगैरह हैं वो ही इसको पढ़ सकती है। उनके ही कार्य काज में वो है सफल भूमिका निभा सकता है गृह विज्ञान। ऐसी धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है आपकी। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत अवधारणा ये है। कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग है। अब कॉन्सेप्ट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों किसी महिला को ये सिखाया जाता है या फिर कि कोई पुरुष भी हो उसको ये सिखाया जाता है कि उस वो किस प्रकार से अपने घर को सही से चला सकता है। उसमें चाहे वो किसी को अगर रोग वगैरह हो गया फिर किसी को तत्कालिक जो है बीमारी हो गई तो उन सभी से निवारण हेतु बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। उसमें उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है अच्छी तरीके से। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि उसमें जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है कि केवल इसमें डिजाइन वगैरह ही पढ़ाए जाते हैं, केवल इसमें जो है खाना बनाने के बारे में बताया जाता है। लेकिन इसमें हर एक चीज़ की, जैसे कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर की मैं आज बात करने जा रहा हूँ, तो बीए फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट पेपर देखते हैं इसका गृह विज्ञान का, तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत दोस्तों आपको पढ़ना होता है व्यवहारिक जीव विज्ञान और मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो व्यवहारिक जो जीव विज्ञान के बारे में पहले अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य के बारे में भी मूलभूत अवधारणाएं या फिर जानकारियां प्रदान की जाती हैं बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और सेकंड पेपर के अंतर्गत दोस्तों हम चर्चा करते हैं परिवार संसाधन प्रबंध के बारे में कि परिवार का संसाधन को किस प्रकार से प्रबंध किया जाए। इसके बारे में जो अवधारणाएं होती हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर है ये, एक प्रकार से बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रश्नों को अभी आपके सामने रखेंगे। ठीक, तो मॉडल पेपर है 2021 का, जो है 2021 में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि मैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपको करवाऊं। हालांकि उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन खासकर हमने वहाँ पे यहाँ पे जो है नोटिस नहीं करवाऊंगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। अगर होगा तो मैं नोटिस करवाता चलूँगा साथ साथ, ठीक, कौन सी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट सीरीज इसके बाद में आएगी, मैं अपलोड कर दूंगा उसको। और दोस्तों एक बात यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर यहाँ पे जो है गर्ल्स वगैरह ही इस वीडियो को देख रही होंगी। तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने जो है फ्रेंड्स वगैरह में इसको सेंड कर दीजिए, ताकि जो है सभी लोग जानकारी पा सकें अच्छे तरीके से। और बीए में अगर फर्स्ट ईयर में उनको एडमिशन लेना है तो वो गृह विज्ञान को अच्छे तरीके से चूज कर सकती हैं। और ये अंकदायी सब्जेक्ट भी एक श्रेणी में आता है, बच अच्छा खासा अंक मिलता है इसमें। तो गृह विज्ञान मतलब होम साइंस, और मॉडल पेपर है 2021 का। ये फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में सेकंड पेपर का भी इसी तरीके से वीडियो में प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। और न्यू सिलेबस इसमें भी मिश्रित होगा। उसके साथ साथ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रश्न पत्र में आते हैं उनके कुछ प्रश्नों पर, मतलब लगभग 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, बीए फर्स्ट ईयर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो ये था मूलभूत कुछ बातें जो 3 मिनट लगभग 4 मिनट के अंतर्गत हमने आपको बताई। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को हैरानी होगी कि 4 मिनट आपके गए। लेकिन 4 मिनट में अगर अच्छी जानकारी आपको मिल जाती है तो इससे लाभकारी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गलतफहमी जो है होती रहती है इन सभी सब्जेक्ट को लेकर के। आइए बात करते हैं, अब हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक बात यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप जो है मानव भूगोल का सिलेबस देखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं या फिर जो है भौतिक भूगोल का सिलेबस, अगर आप भूगोल लेना चाहते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं बी फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए सारा के सारा बहुत सारे वीडियो शुक्ला एच डी पॉइंट पे अपलोडेड हैं, जो कि मेरा ही चैनल है एक। तो बी क्रेकर और शुक्ला एच डी पॉइंट दोनों चैनल है, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात अब इसमें हम किस प्रकार से आपको बताएंगे, जरा आपको ध्यान दीजिए। जैसे कि अब यूनिट अगर 1 की बात करूं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है चैप्टर हैं। उन चैप्टरों को जैसे 1,
2, 3, 4 इस प्रकार से, जैसे एक इस तरह से, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे है कोशिका एवं ऊतक, उसके बाद में इसके 2-3 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में हृदयग्राही संस्थान, इसके प्रश्न हो गए, आमाशय एवं आंतरिक संस्थान, ये सब अध्याय हैं। इनके एक-एक मतलब 3-3, 4-4, 5-5 जो भी प्रश्न है शामिल किया है इसमें हमने, उसको पढ़ाएंगे। उत्सर्जन तंत्र, इन सभी प्रश्नों पर अभी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एक-एक प्रश्न। ठीक, देखिए, चलिए पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? क्या मानव शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। और यहीं पे एक बात और आपको बता दूं कि कोशिका की खोज, दूसरा प्रश्न ही पढ़ लीजिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और मानव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है, जिसको इंग्लिश में सेल बोला जाता है, ह्यूमन सेल। और एक बात यहाँ पे समझना अति आवश्यक होगा कि कोशिका जो है, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। विभिन्न प्रकार के जब कोशिकाओं के समूह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम ऊतक कहते हैं। और विभिन्न ऊतक ऊतक के समूह को हम अंगक कहते हैं। क्या? अंगक कहते हैं। और विभिन्न अंगक को मिला ले हम तमाम सारे अंगक मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बनता है? तो जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो हमारा बॉडी बनती है, मतलब शरीर बनता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कोशावाद किसने प्रस्तुत की? ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और साथ ही पहला प्रश्न ये ही बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों, तीनों के तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन तीनों में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, एकदम कंफर्म बात बता रहा हूँ, 100%। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 100% यहाँ पे देख लीजिए कि ये प्रश्न आएगा। इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में 2021 की देखने को मिलेगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, आप कॉपी पेन लीजिए और वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये प्रश्न सबने बोला था, ये प्रश्न आएगा। तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, ये प्रश्न, इन तीनों में से एक प्रश्न अति आवश्यक है आना, क्योंकि ये उसी चैप्टर पे बेस है कि जो है, क्योंकि अभी तक हमने जो है अपना अनुभव देखा है, बहुत सारे पेपर को हमने देखा, तो उनमें जैसे कि मान लिया कोशिका एवं ऊतक, ये इसका अध्याय का पाठ का नाम है। ठीक, तो उसमें जो कोशिका की खोज किसने की है, तो ये प्रश्न अति आवश्यक है पूछा जाना, क्योंकि वो उसका जो है मूल है, उसका जो है फंडामेंटल चीज ये है, तो ये अति आवश्यक है पूछा जाना। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। तमाम सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंगक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंगक मिलते हैं तो जाकर के अंगतंत्र बनता है। बहुत सारे अंगतंत्र मिला करके एक शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे पास है, सबके पास है। ठीक, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, कोशावाद किसने प्रस्तुत की? तो कोशावाद दोस्तों किसने प्रस्तुत की है? द ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्लाइडेन व स्वान ने। ठीक, तो स्लाइडेन व स्वान ने कोशावाद की परिकल्पना जो है प्रस्तुत की है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है, उनमें भी जो है हृदयग्राही संस्थान आपका, इसी में सिलेबस में चलता जा रहा हूँ। इकाई 1 का ये द्वितीय अध्याय आप देख रहे हैं, हृदयग्राही संस्थान। मैं एक एक को, जैसे कि जो यहाँ पे कोशिका एवं ऊतक, इसके सभी प्रश्नों को, अधिकतर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन पे एक एक वीडियो, हर एक अध्याय पे एक एक वीडियो मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक, तो वीडियो को जो है बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर आपको करवाएंगे हम। ठीक, लेकिन अभी अभी थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हर एक अध्याय से पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक, तो हृदयग्राही संस्थान ये दूसरा अध्याय है आपका। और इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? हृदय है, बिल्कुल है। धमनी, बिल्कुल। शिराएं, बिल्कुल। फुफ्फुस शिराएं इत्यादि हैं। तो ऊपर तो सभी इज राइट आंसर। ठीक, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? तो जो है हृदय जो होता है वो चारों ओर से किससे घिरा होता है? तो हृदय जो होता है पेरिकार्डिनियम से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका कार्डियम, पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मतलब आ। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि हृदय का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो हृदय का जो सबसे भीतरी भाग होता है वो एंडोकार्डियम कहलाता है, एंडोकार्डियम। और जो हृदय के चारों ओर घिरा होता है, जिससे घिरा होता है मतलब बाहरी वाला भाग, उसको पेरी प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था पेरी जो है इसका क्या है? एंडोकार्डियम। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट है, इसका आ करेक्ट है। मतलब सबसे भीतरी भाग क्या है? एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी भाग क्या है? पेरिकार्डियम। ठीक, अगला प्रश्न नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है दोस्तों? तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अब यहाँ पे तीसरा जो दोस्तों आ गया आपका, वो तीसरा अध्याय है आमाशय एवं आंतरिक संस्थान। तो आमाशय और आंतरिक संस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जठर रस, पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सा किणु नहीं होता है। तो कौन सा किणु नहीं होता है, तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है इंसुलिन जो दिया है, ऑप्शन नंबर दा यही करेक्ट है। इंसुलिन जो होता है जठर रस में, ये नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध को जमाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो दूध को जमाने का जो कार्य करता है दोस्तों, रेनिन। रेनिन ऑप्शन नंबर आ दिख रहा है, रेनिन। तो रेनिन जो होता है दूध को जमाने का कार्य करता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन संग्रहित होता है कहाँ पे, यकृत में संग्रहित होता है, यकृत। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट है। ठीक, तो आमाशय एवं आंतरिक संस्थान से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और हर एक पे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल करके। फिलहाल अभी यहाँ पे यही सब देखिए, जो है एक आपको ये हो जाए, गेस हो जाए कि पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। बस यही मेरा मेन मोटिव है, मॉडल पेपर के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र, चौथा अध्याय उत्सर्जन तंत्र। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि वृक्क का बाहरी किनारा उभरा होता है। तो वृक्क का बाहरी किनारा उभरा होता है दोस्तों। ऑप्शन दिया है, आ दिया है अंदर की ओर, ऑप्शन बा दिया है बाहर की ओर, और ऑप्शन जो सा दिया है वो दाईं ओर, और ऑप्शन दा दिया है बाईं ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाहर की ओर जो हो, दो वृक्क का बाहरी किनारा उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मूत्राशय स्थित होता है। तो मूत्राशय स्थित होता है दोस्तों कहाँ पे, मूत्राशय जो स्थित होता है, ऑप्शन आ दिया मूत्र वाहिनी, बा दिया है रक्त वाहिनी में, सा दिया श्रोणि गुहा में, दा दिया है वृक्क में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रोणि गुहा में मूत्राशय स्थित होता है, श्रोणि गुहा में। ऑप्शन सा करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मूत्र में जल की मात्रा होती है। तो मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 95.6%, मतलब 95.6%। ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अध्याय आपका होगा श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र से जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, श्वसन क्रिया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्वसन क्रिया है, कैसी क्रिया है श्वसन। ऑप्शन ए दिया ऐच्छिक क्रिया, ऑप्शन बा दिया अनैच्छिक क्रिया, ऑप्शन सी दिया अनावश्यक क्रिया, और ऑप्शन डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो क्या आप करेक्ट आंसर होगा, देखिए एक मिनट सोचिए, उसके बाद में लगाइए। तो ये कैसी क्रिया है, श्वसन ऐच्छिक क्रिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है। तो श्वसन क्रिया में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कौन सी गैस द्वारा होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सहज है और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ों की संख्या होती है वो 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक, अगला 6 अध्याय आपका होता है यूनिट 1 के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने प्रस्तुत है। ये पहला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाओं को कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं को कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, निम्न में से साइटान कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, या अक्षतंतु कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र के भाग हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग कौन है, सुषुम्ना, या फिर मस्तिष्क, या फिर दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो उपयुक्त दोनों है, मतलब मस्तिष्क एवं सुषुम्ना, ये दोनों के दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, उपयुक्त आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम दृढ़ तालिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आ में दिखाई दे रहा है दृढ़ तालिका, वही करेक्ट आंसर है आ। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में जो 7वां अध्याय है आपका मांस एवं अस्थि स्थान। तो अस्थि स्थान एवं मांस, ये 7वां अध्याय है दोस्तों। और 7वें अध्याय से इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को वहाँ पे आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किस अध्याय का प्रश्न है, बट अगर आप बुक उठाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक मॉडल है आपके तौर पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए पहला प्रश्न इसके तहत आपको मिल सकता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, 206।
और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे सिंपल प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। अगर अस्थि संस्थान यहाँ पे है तो अस्थियों के बारे में ज़रूर पूछेगा। ये कॉमन सा सवाल है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। ये बात आपको पता है, सबको पता है, शुरुआत से हम पढ़ते आते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, अस्थियों के कार्य हैं। तो अस्थियों का कार्य क्या है? अस्थियों का कार्य क्या होता है? शरीर को आकार प्रदान करना, बिल्कुल आकार प्रदान करता है। एक ढांचा होता है अस्थि, मतलब हड्डी जिसको बोलते हैं। शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती से इसको रखता है। हड्डियाँ कितनी मजबूत होती है? फास्फोरस से बनी होती है, बहुत मजबूत होती हैं। और साथ यह शरीर को लचीला बनाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, मतलब द उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अस्थियों के कार्य होते हैं, शरीर को आकार प्रदान करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, शरीर को लचीला बनाती है। कौन? अस्थि यानी हड्डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 26 होती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन दो प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। और ये तीन के तीनों महत्वपूर्ण हैं, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था। तो इन तीनों में से एक प्रश्न जो है एकदम से 100% श्योर है, आएगा। ठीक, कन्फर्म बता रहा हूँ, एकदम से कन्फर्म है। ठीक, इसको ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, तीन के तीनों प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। हालांकि दो प्रश्न तो वैसे याद हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी? 206। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 26 है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बस अस्थियों के कार्य याद कर लीजिए कि इसको आकार प्रदान करता है। वैसे अगर किसी भी चीज़ का कार्य वगैरह पूछते हैं तो मनुष्य के शरीर में तो 2-3 कार्य तो जनरली होते ही होते हैं, हर एक पार्ट के 2-3 कार्य होते हैं। तो उनमें ऊपर सभी ऑप्शन दिया होगा, या फिर ए और बी दोनों दिया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ए या बी दोनों मार दीजिएगा। अगर ऊपर सभी दिया है तो ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। ये तुक्का लगाने की एक विधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो इकाई अब जो है 7 अध्याय में पहली इकाई विभाजित थी, अब इकाई 2 पे आते हैं। इसका पहला अध्याय है स्वास्थ्य की अवधारणा। तो स्वास्थ्य की अवधारणा पर चलते हैं। स्वास्थ्य की अवधारणा ये पहला अध्याय है किसका? इकाई 2 का, मतलब यूनिट 2 का। ये लेसन 1 है और पूरे अगर बुक का देखा जाए तो लेसन 8वां है। पहला प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है इस प्रकार से, स्वास्थ्य का संबंध रहता है। तो स्वास्थ्य का संबंध किससे है दोस्तों? संपूर्ण जीवन से होता है स्वास्थ्य का संबंध। ऑप्शन आ करेक्ट है। अच्छी आदतों से, शरीर की पुष्टता से, शरीर की निरोगिता से, ये सारे के सारे कैसे हैं? निरर्थक है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं। देखिए वैसे पता चल रहा है, ऑप्शन भी इसी तरीके से बहुत हल्के देते हैं, ठीक, जिससे आपको पता चल जाए कि इस करेक्ट आंसर क्या है। अगला है सेकंड नंबर प्रश्न, शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट है। शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे दिया है व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए दोस्तों परिवार का सहयोग, ऑप्शन में दिया है परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, राष्ट्र का सहयोग और इन सब का सहयोग। तो क्या लगता है? तो व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए परिवार का सहयोग होना अति आवश्यक है, समाज का भी सहयोग होना अति आवश्यक है और राष्ट्र का सहयोग तो जरूरी ही है। तो इन सब का सहयोग जो है होता है, जिससे व्यक्ति एक उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, इकाई 2 का दूसरा अध्याय। ठीक, और इसके अगर स्वास्थ्य शिक्षा पर हम चर्चा करते हैं। 9वां अध्याय पर चलते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा। पहला प्रश्न इसके तहत है कि स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय व जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करती है। यह विचार किसका है? फिर से एक बार सुनिए। तो यह विचार है थॉमस वुड का है, डॉक्टर थॉमस वुड, ऑप्शन बा है। फिर से एक बार कथन सुनिए। स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग होता है, तमाम सारे अनुभवों को मिला करके उसको जोड़ करके एक योग बनाया गया, मतलब पूरा का पूरा जोड़ है तमाम सारे अनुभवों का, जो व्यक्ति, समुदाय या जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों को, व्यक्ति की या समुदाय की या जाति की स्वास्थ्य संबंधी क्या आदतें, अभिवृत्तियां और ज्ञान को प्रभावित करती हैं। यह विचार किसका है? थॉमस वुड का है। बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है, क्या शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न ही केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है? कौन? शारीरिक शिक्षा। उपर्युक्त कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक कथन दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्या कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा जो होती है वो ना केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है, मतलब शरीर को प्रशिक्षित करती ही है, साथ में किसको प्रशिक्षित करती है? आत्मा को प्रशिक्षित करती है और
पूरे के पूरे मानव शरीर को अगर मैं एक भाग में देखूँ तो पूरे के पूरे मानव शरीर को जो शारीरिक शिक्षा होती है वो प्रभावित करती है, ठीक, प्रशिक्षित करती है। ये कथन है मांटेस्क्यू का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अब तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सामाजिक आदतों तथा वृत्तियों का विकास। सामाजिक आदतों एवं सामाजिक जो वृत्तियां होती हैं उनका विकास करना, ठीक। ऑप्शन आपको और भी देगा जैसे राष्ट्र के विकास हेतु, परिवार के विकास हेतु, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक आदतों तथा अभिवृत्तियों के विकास हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा दी जाती है। इसका मेन मोटिव यही होता है, मतलब मेन उद्देश्य यही होता है। अगले की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो है 10वां लेसन आपके सामने प्रस्तुत होता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा भी बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है, इससे भी 2-3 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है शिशु टीकाकरण आवश्यक है। शिशु टीकाकरण आवश्यक है क्योंकि यह क्या करता है, शिशु की संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, या शिशु को स्वस्थ रखता है, या शिशु को रोग के हानिकारक प्रभावों से बचाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, मैंने अभी भी बताया था कि जो टीकाकरण वगैरह जो आवश्यक होते हैं, फिर किसी चीज़ का कार्य होता है, किसी चीज़ से लाभ किसी को मिलता है, तो उसमें उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होता है। ये एकदम फार्मूला, ये फंडामेंटल जो है उत्तर लगाने का तरीका है, मतलब मूल तरीका यही है। अगर उत्तर आपको नहीं पता है, अगर दिया है कि इसके कार्य, हृदय के कार्य क्या क्या हैं, तो उनमें उपयुक्त सभी जो दिया होगा वही होगा। यकृत के कार्य क्या है, उपयुक्त सभी। और हड्डियों की मतलब या फिर हड्डियों का कार्य क्या है, तो उपयुक्त सभी। क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं फंडामेंटल प्रश्न है, इसमें अगर नहीं पता है तो इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने में अच्छे हैं, तो बिल्कुल आप पढ़िए, आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप पढ़ने के मूड में नहीं लगते, तो आप क्या करते हैं, आप जो है इसको इस तरीके से, जैसे अभी हमने बताया कि अगर किसी चीज़ का कार्य पूछा जाए, किसी चीज़ की विशेषताएं पूछी जाए, या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर पूछा जाए कि इनकी विशेषता क्या है, या इनके कार्य क्या है, इनका महत्व क्या है, या किस प्रकार से हम लोगों पर प्रभावी है, तो इनमें उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होता है। एकदम से बात श्योर है, ठीक। आगे बढ़, तो इसका उपयुक्त सभी है। शिशु टीकाकरण आवश्यक होता है, शिशु की संक्रामक रोगों से रक्षा करता है टीकाकरण, शिशु को स्वस्थ भी रखता है, और शिशु को रोग के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। और सेकंड नंबर प्रश्न है शिशु को पोलियो का टीका किस माह में किया जाता है। तो किस माह में किया जाता है, 1 से 3 माह के बीच में, मतलब लगभग जब बच्चा 1 महीने का हो जाए, उसके बाद से 3 महीने के भीतर, मतलब 1 महीने के बाद में दूसरा महीना, तीसरे महीने के भीतर, इन माह के बीच में जो है आप टीकाकरण कर सकते हैं, पोलियो का टीका लगा सकते हैं। तीसरा है कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा टीका होता है, वो तपेदिक का टीका, ध्यान रखिएगा, तपेदिक। तो तपेदिक का टीका जो है वो लगवाना होता है 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, मानव रोग, अगला अध्याय है 11 नंबर, मानव रोग, ठीक। मानव रोग, ध्यान रखिएगा इस बात को, पहला प्रश्न इससे पूछाता है खसरा किस प्रकार का रोग है। तो विषाणु जनित रोग है कौन, खसरा। ध्यान रखिएगा, खसरा जो है विषाणु जनित रोग है। इसके बाद में दिया है अगला प्रश्न, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। तो ये भी विषाणु जनित रोग है। और विषाणु को दोस्तों वायरस बोलते हैं, विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 एंड कोविड-19 मतलब नोवेल कोरोना वायरस डिसीज, तो ये चल रहा है। तो वो विषाणु जनित रोग है, ये कोरोना जो है वो विषाणु है, एक मतलब वायरस है। वायरस मीन्स होता है विषाणु, ठीक, और एक जीवाणु होता है। तो ये विषाणु जनित रोग होते हैं, खसरा, चेचक वगैरह, ठीक, ये सब विषाणु हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के विभिन्न रोगों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुत सारे कुकुर खांसी, उसके बाद में पेचिस, टाइफाइड, हैजे और हैजा, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है, इस सभी को देखेंगे। मलेरिया रोग, ठीक, कंठ रोहिणी, इस सभी रोगों पर चर्चा करेंगे हम। तो फिलहाल अगली जो हम स्लाइड लाएंगे मानव रोग, उसके तभी सभी रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर मुझे ध्यान से उतर जाता तो आप बता दीजिएगा, एक एक टॉपिक को आप कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन कर लीजिए कि ये टॉपिक है जन स्वास्थ्य सेवाएं। ये टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी ये टॉपिक नहीं हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है वीडियो अगर देखने में। इकाई थर्ड जो है, इकाई थर्ड अब यहाँ से शुरू होती है, इसका पहला अध्याय इकाई थर्ड का, और पूरा का पूरा 12वां अध्याय जन स्वास्थ्य सेवाएं। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट। इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट जो 1975 में आया था, 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर
प्रसूता स्त्री को दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है स्त्री को, जो जिस स्त्री को हुआ होता है प्रसूता, मतलब जिस स्त्री को मतलब संतान उत्पन्न हुई है उसको 12 सप्ताह का समवेतन अवकाश दिया जाता है। मतलब उनको 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। उसके बाद में उनको वेतन भी साथ में उनका कुछ जो है राशि भी दी जाती है। ठीक, अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके हर एक ब्लॉक में, प्रखंड में होते हैं। तो प्रखंड में जब प्रखंड में इस ब्लॉक होता है तो ब्लॉक स्तर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग किसके द्वारा प्रस्तुत हुई, किस कमेटी के द्वारा? तो योजना आयोग जो आया था दोस्तों 1952 का योजना आयोग था, 1952 का योजना आयोग था, उसके अंतर्गत योजना आयोग 1952 के अंतर्गत अब योजना आयोग को NITI आयोग कर दिया गया, मतलब नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो योजना आयोग जो पहले था वही अब नीति आयोग है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा अगर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है मुदालियर कमेटी 1962 की संस्तुति के अनुसार कितनी जनसंख्या के लिए कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? तो सभी स्थानों में 40,000। तो 40,000 की लोग अगर वहाँ पे हैं, 40,000 लोग अगर वहाँ पे जो है निवास कर रहे हैं, जनसंख्या 40,000 की है, तो हर एक 40,000 वाले क्षेत्र में एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना अति आवश्यक होता है। अगर एक ही प्रखंड है उसमें 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें वहाँ पे जो है अब फिर 80,000 हैं तो वहाँ पे 2 प्रखंड खोलने अनिवार्य हो जाएंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इकाई फोर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। इकाई फोर्थ है दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। पूरा का पूरा आपका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग मैं कवर करवा रहा हूँ। एक आपको लग जाएगी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र है ये, सेकंड प्रश्न पत्र इसके बाद में मैं लाऊंगा। तो बैक्टीरियोलॉजी की तरफ इस प्रकार तहत जो है ये 3 प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है इसके तहत कि अणुजीवों का स्वतंत्र अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जो अणुजीव होते हैं उनका जो स्वतंत्र अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए अणुजीव विज्ञान दिया है, एक ऑप्शन यही करेक्ट होगा। देखिए अणुजीवों का स्वतंत्र अध्ययन बोल रहा है तो अणुजीव विज्ञान उसको बोलेंगे हम। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर कि ऐसे अणुजीव जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब जो छोटे जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोला जाता है? आत्मपोषी अणुजीव। आत्मपोषी मीन्स मतलब अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए उनको आत्मपोषी अणुजीव बोला जाता है। अब यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी में जो ये अणुजीवों का स्वतंत्र अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये वाला, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, बैक्टीरिया की कोसा का बाहरी आवरण किसे कहते हैं? तो बैक्टीरिया की कोसा का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य एक होता है। ठीक, कोशिकाओं के बीच में द्रव्य भरे होते हैं, उन द्रव्यों को मिला लिया जाए तो कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक द्रव्य होता है। और जब कोशिका मान लिया कि कोशिका है, ठीक, यहाँ पे मान लिया ये कोशिका है और यहाँ पे केंद्रक है कोशिका का। ठीक, अब देखिए अब केंद्रक में कुछ जल भरे होते हैं, फिर जल रूपी आकार का द्रव्य भरा होता है, और यहाँ पे कोशिका में भरा होता है, और ये बाहरी का जो आवरण है ये कोशिका भित्ति होती है। ठीक, ये बाहरी केंद्र है इसलिए इसको केंद्रक बोला जाता है। और यहाँ पे जो जल भरा है ये क्या है? ये है कोशिका जल है, जो बीच में है वो कोशिका जल है, और जो इस केंद्र के बीच में भरा हुआ है वो केंद्रक जल है, केंद्रक द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य है। ठीक, अब जब कोशिका और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला लिया जाए पूरे के पूरे द्रव्य को क्या बोला जाता है? इसको जीव द्रव्य बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा जीव द्रव्य बोला जाता है। जो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका होती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। अगला है इकाई 5 पर्यावरण एवं प्रदूषण की अवधारणा। तो पर्यावरण एवं प्रदूषण के से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने बताया था जिस प्रकार से। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से लाभ क्या है? तो पर्यावरण से लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, सृजनात्मक संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण, निवास से संरक्षण। तो पर्यावरण से क्या लाभ है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बनी रहती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का उपाय क्या है?
तो वृक्षों को काटने से बचाना, जलने की प्रक्रिया, धूल व अन्य वस्तुओं के कण, जनसंख्या, प्रदूषण। क्या है इनमें से आपको क्या सही लगता है? तो वृक्षों को काटने से बचाना। अगर वृक्ष लगाओ, पानी दो, वो अगर वृक्ष है, जो है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का बोर्ड आपने देखा होगा, या फिर बहुत विभिन्न प्रकार के जो है बचाओ, चिपको आंदोलन चला था इसी को लेकर के। तो वृक्ष बड़े ही महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य जीवन को। वृक्ष बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए वृक्ष हमारे जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण अवशोषित करते हैं, और जो ऑक्सीजन है जो हम लोग अवशोषित करते हैं उसको प्रतिकर्षित करते हैं ये लोग, ठीक। तो इसलिए पर्यावरण को प्रदूषण के बचाने का जो उपाय है, वृक्षों को काटने से बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगला है तीसरा प्रश्न कि वायु में सबसे ज्यादा प्रतिशत किस गैस का है? तो वायु में सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन का है। N2 गैस सबसे ज्यादा है, लगभग 78% है। लगभग 78% जो है नाइट्रोजन है। उसके बाद में जो है लगभग 78% ये है, ठीक। उसके बाद में 19% जो है लगभग अपना ये है ऑक्सीजन। उसके बाद में फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह इत्यादि गैसें हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा 78% नाइट्रोजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे समझा विभिन्न प्रकार के जो है, जिनमें हम पर्यावरण एवं प्रदूषण की अवधारणा समझा, बैक्टीरियोलॉजी समझा, जन स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बाद में मानव रोग प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य की अवधारणा, मांस एवं अस्थि आमाशय एवं आंतरिक संस्थान, हृदयग्राही संस्थान एवं कोशिका एवं ऊतक। तो ये सारे के सारे अध्याय आपको बुक अगर आप लेंगे तो उनमें मिल जाएंगे। तो इन सभी अध्यायों से हमने 3-3 4-4 प्रश्न आपको बताए। अब इससे क्या हुआ, एक आइडिया आपको लग गई कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हमने समावेश किया। तो जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इससे कितना लाभ हुआ। और अगर वीडियो नहीं पसंद आती तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है, डिसलाइक आप कर सकते हैं बिल्कुल भी। कमेंट में आप बता सकते हैं क्या गलती रहेगी, क्या त्रुटि है, उसको हम सुधारने का पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। मिलेंगे एक नई वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, मतलब जो फर्स्ट पेपर ये है इसके सेकंड पेपर के साथ मिलेंगे। गृह विज्ञान का जो सेकंड पेपर होगा, होम साइंस का सेकंड पेपर, उसको लेकर के मिलेंगे। इसी प्रकार के उसमें भी जो है सारे के सारे चैप्टर से 3-3 4-4 प्रश्न लेंगे, जिससे आपको आइडिया लगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रत्येक अध्याय से कम 25-25 प्रश्न इंपॉर्टेंट देंगे। उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना कॉपी पेन लेकर के। उसके बाद में उन्हीं प्रश्नों को जब एग्जाम आए, आप तो चाहे वीडियो देख ले 2-3 बार, या फिर आप उन प्रश्नों को देख के आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं, ठीक। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।